नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज यहाँ पे शुरू हो रही है दोस्तों। वर्ल्ड बिफोर 18th सेंचुरी फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट क्या था पूरी दुनिया में, अलग अलग रीजन्स में, इंडिया में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, जापान में, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री डिक्टेटरशिप के साथ सिंक्रोनाइज होता था, नहीं होता था। इस फ्यूडलिज्म कंसेप्ट के अंदर अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज के पास क्या रिलेटिव पावर्स थी, लोग वेल ऑफ थे या उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, इन सब चीजों को समझेंगे। किस प्रकार से फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट इंडिया के अंदर इवॉल्व हुआ जब ब्रिटिश सरकार का राज आया, इसको भी हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की ये फाउंडेशनल वीडियो है। इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन, फिर अमेरिकन सिविल वॉर, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, और एक लाइन से हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। बहुत ही एनालिटिकल तरीके से और ब्रीफ तरीके से मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। टोटल वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट की जाएगी। सारे तार आपस में, सारे जो वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं आपस में जोड़े जाएंगे। और इस पर्टिकुलर वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज के खत्म होने के बाद यूपीएससी में किसी भी प्रकार के वर्ल्ड हिस्ट्री के सवाल के लिए, इनफैक्ट जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में जितनी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए वो सब आपकी तैयार हो चुकी होगी। जो लोग YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उसको बता देता हूं कि बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज देखने के लिए आपको मेरे वेबसाइट www.harshitdwidi.com पे आना पड़ेगा, या फिर मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, वहां पे आना पड़ेगा। जब आप स्टोर सेक्शन में पहुंचेंगे तब वहां पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स मिल जाएगा, एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बाय हर्षित द्विवेदी। वैसे तो मैं बता दूं कि जब तक मैं इस कोर्स को कंप्लीट कर रहा हूं तब तक जो लोग भी इस वर्ल्ड हिस्ट्री के कोर्स को खरीदेंगे उनके पास इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की होगी। लेकिन जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर आप इस कोर्स को खरीदते हो तो कोर्स की वैलिडिटी केवल 6 महीने की होगी। तो जितना आप अर्ली खरीद सकते हैं उतना अर्ली खरीद लीजिए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे मेंटरशिप कोर्स को ज्वाइन कर रखा है उनको ये वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेंटरशिप सीरीज के जब कंटेंट वाले सेक्शन में आप पहुंचोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री बाय हर्षित द्विवेदी ये फोल्डर आपको यहां पे नजर आ जाएगा। इस फोल्डर के अंदर ही आपकी सारी वर्ल्ड हिस्ट्री की जो वीडियोस हैं वो अपडेट हो जाएंगी। तो जो लोग ऑलरेडी मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर इनरोल्ड हैं उनको वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। और जो लोग मेंटरशिप प्रोग्राम में इंटरेस्टेड नहीं है, केवल वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, वो एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बाय हर्षित द्विवेदी नाम का ये कोर्स खरीद सकते हैं। कंप्लीट होने के बाद इस कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने की होगी। ठीक है भाई, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का। देखिए, फ्यूडलिज्म क्या है? अ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मीडिवल टाइम्स prevailed not only in Europe but also in regions like Japan, China and parts of South Asia। तो फ्यूडलिज्म एज अ सिस्टम केवल यूरोप में नहीं, चाइना में, साउथ एशिया के हिस्सों में, जापान में, हर जगह पे एग्जिस्ट होता था। क्या था इस कंसेप्ट के अंदर? इट रिवॉल्व अराउंड द डिवीजन ऑफ लैंड इनटू fiefs granted by lords to vassals in exchange for loyalty and military service। होता है ना आज की डेट में लोग इंग्लिश में या फिर कभी कभी कोई बहुत ज्यादा हीरोगिरी दिखाता है तो उसको बोलते हैं कि तुम इसको अपना फीफडम मत समझो। तुम इस ऑफिस को, एक जूनियर एम्प्लॉय एक दूसरे को एम्प्लॉय को बोलता है कि इस ऑफिस को अपना फीफडम मत समझो, मतलब अपनी जागीर मत समझो, अपने आप को यहाँ का राजा मत समझो। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि लैंड को बहुत सारे फीफ्स में डिवाइड कर दिया जाता था और इस फीफ को देते थे लॉर्ड्स। इसको देते थे नीचे अपने किसी सर्वेंट को या फिर अपने किसी चाहने वाले को, अपने रिश्तेदार को, अपने मिलिट्री सबॉर्डिनेट को। तो वो मिलिट्री सबॉर्डिनेट इन लॉर्ड्स को लॉयल्टी देता था और मिलिट्री सर्विस देता था। बदले में लॉर्ड उस पर्टिकुलर इलाके में पूरा कंट्रोल स्थापित कर देते थे उस नीचे वाले एलिमेंट का। तो मतलब लॉर्ड ऊपर बैठा है, लॉर्ड के पास पूरे लैंड का कंट्रोल है। उस लैंड को थोड़े थोड़े हिस्से में लॉर्ड में बांट दिया और वहां पे फीफ बना दिया उनको, और फीफ का एक आप कह लो ऑर्गेनाइजर बना दिया जो कि इस फीफ के ऊपर ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड रूल करेगा। और इस फीस से लॉयल्टी और मिलिट्री सपोर्ट दोनों लॉर्ड्स को मिलेगा और ये लॉर्ड बदले में रिकॉग्निशन देंगे फीफ को। तो बेसिकली एक प्रकार की फीफडम स्थापित कर दी जा रही थी इस फ्यूडलिज्म के कंसेप्ट के अंदर। तो लॉर्ड यहां पे लैंड को बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रहा था। एक और बात बता दूं, ये जो लॉर्ड थे ना, इन लॉर्ड के ऊपर एक राजा हुआ करता था। बहुत सारे केसेस में फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट जब बहुत ज्यादा ताकतवर था तो ऊपर का राजा कमजोर था। जब भी बहुत ज्यादा ताकतवर राजा ऊपर आया है, जैसे अशोक आ गया, अकबर आ गया, तब फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। हालांकि अकबर के अंदर तो फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता था, बट जापान वगैरह में देखो, चाइना में देखो,
तो फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट अपने कोर फॉर्म में तब निकल के आया जब सेंट्रलाइज्ड मोनार्की, सेंट्रलाइज्ड राजा इतना ताकतवर नहीं हुआ करता था। ये आगे अभी आपको और समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा है, द डिक्लाइन ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इन यूरोप लेड टू अ पावर वैक्यूम, prompting local lords and nobles to assume control over small territories. To restore social order and protection, a system of reciprocal relationships developed, with land-owning lords granting fiefs to vassals in exchange for their allegiance and military supports. तो क्या हुआ, जब यूरोप के अंदर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कमजोर पड़ी, ऊपर बैठा हुआ जो राजा था, जो सर्वे सर्वा था, वो कमजोर पड़ा, तब क्या हुआ कि ऊपर के लेवल पे कोई अथॉरिटी नहीं है, तो लोकल लेवल पे, ठीक है ना। अब जैसे कि ओवरऑल यूरोप के अंदर किसी एक पर्टिकुलर इलाके में जो मेन राजा था वो एग्जिस्टेंट नहीं है, तो जो लोकलाइज लेवल पे आप कह लो ताकतवर लोग थे, उनको आप लोकल लॉर्ड्स बोल सकते हो, नॉबल्स बोल सकते हो, उन्होंने अपने कंट्रोल के अंदर वाले इलाके के ऊपर पूरा कंट्रोल स्थापित कर लिया। अब चूंकि उन्होंने अपने कंट्रोल के अंदर वाले इलाके के ऊपर पूरा कंट्रोल स्थापित कर लिया, लेकिन उनके पास बहुत बड़ी आर्मी या मिलिट्री नहीं है पूरे इलाके के ऊपर कंट्रोल स्थापित करने के लिए, उसने अपने बड़े इलाके को छोटे छोटे इलाकों में तोड़ दिया और उन छोटे छोटे इलाकों का कंट्रोल अपने वैसल्स को दे दिया। अब ये वैसल्स पूरी तरीके से लॉयल हैं, एलिगियांस दे रहे हैं अपने लॉर्ड को या नोबल को, उनको मिलिट्री सपोर्ट दे रहे हैं, और बदले में वो लॉर्ड या नोबल इन वैसल्स को रिकॉग्निशन दे रहा है कि भाई तुम अपने अपने इलाके में जाके रूल करो। तो एक प्रकार का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यहां पे डेवलप हुई, जिसके चलते सोशल ऑर्डर बना, प्रोटेक्शन बना। मतलब ऊपर का लॉर्ड या नोबल खुद नीचे के वेसल को बोल रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर इलाके में तुम राज करो, बदले में हमको टैक्स वगैरह भेजते रहना, पैसे भेजते रहना, अपनी लॉयल्टी हमारी तरफ रखना, और जब हमें जरूरत पड़े हमारे लिए अपनी मिलिट्री भेजना लड़ने के लिए। तो इसको आप बोलते हो फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में एक परमानेंट क्लास डिवाइड बना, लैंड ओनर्स और लैंड लैस के बीच में एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर आ गया। क्योंकि जब ऊपर बैठे हुए लॉर्ड या नोबल ने अपने नीचे के वेसल को बोल दिया कि ये पूरा फीफ तुम्हारा, ये पूरा इलाका तुम्हारा, तो उस पर्टिकुलर इलाके की जितनी भी जमीन थी वो कुछ एक वेसल्स के हाथ में कंसंट्रेट हो गई। अब वो वेसल्स जिसको चाहे उसको वो जमीन दे। तो ये जो वेसल्स थे, ये जो ऊपर बाप बैठे थे सर्वे सर्वा, ये बन गए लैंड ओनर, और इनके अंदर रहने वाले जो लोग थे वो इनके गुलाम बन गए, वो कहीं ना कहीं लैंडलेस हो गए, क्योंकि ये लैंडलेस अब लैंड ओनर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जिसको भी लॉर्ड ने या नोबल ने नीचे वेसल का काम दिया है, फीफ पूरी की पूरी पकड़ा दी है, अब वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिसाइड करेगा कि नीचे काम कैसे होगा। तो एक प्रकार से डिवाइन राइट का कंसेप्ट निकल के आया, ये तय हो गया कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर से छोटे इलाके का सर्वे सर्वा बाप मालिक भगवान ये है, और यही जो चाहेगा वही करेगा। ठीक है भाई। तो एक प्रकार का हेरारिकल ऑर्गेनाइजेशन बना, जहां सबसे ऊपर लॉर्ड नोबल है, उनके ऊपर भी एक किंग है, बट वो किंग की अथॉरिटी कुछ है नहीं ज्यादा अभी। तो लॉर्ड नोबल के ऊपर बहुत सारे वेसल्स है, और वेसल्स अपने अपने इलाके में अपने अपने हिसाब से काम करवा रहे हैं। वो अपने अपने इलाके में लैंड के राजा हैं, लैंड के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन कहाँ पे खेती करेगा, कौन कहाँ पे बिजनेस करेगा, कौन दुकान खोलेगा, कौन ओवरऑल पत्थर की फैक्ट्री चलाएगा, ये सब ओवरऑल अब ये वेसल्स डिसाइड करेंगे। तो डिवाइन राइट का कंसेप्ट यहां पे आ गया, और एक बहुत बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर आ गया कि भाई लैंड ओनर अलग है और नीचे ओवरऑल जो लैंडलेस है वो अलग है, दोनों के बीच में काफी बड़ा सेग्रीगेशन हो गया। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जिसने इसको दूसरे सिस्टम्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशन से अलग रखा। कौन कौन से फीचर्स थे, क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स थे फ्यूडलिज्म के? पहला, एक डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम की खास बात थी, और ये मैंने सबसे पहले इस लेक्चर में आपको बताया था कि यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। जो मिलिट्री डिक्टेटर मेन राजा हुआ करता था वो अभी के लिए ताकतवर नहीं है। जो पावर है वो रीजन वाइज लोकल लॉर्ड्स के हाथ में है, और ये लोकल लॉर्ड्स किंग से लूजली बाउंड है, तो किंग के पास अटमोस्ट ताकत नहीं है। समझ गए? जो किंग चाह रहा है वो नहीं हो रहा है। किंग के पास नाम भर की ताकत है, मेन ताकत लॉर्ड्स और नोबल्स के हाथ में है, और लॉर्ड्स और नोबल्स ने अपने अपने इलाके को अपने अपने हिसाब से वैसल में बांट रखा है। अगला डिस्टिंग्विशिंग फीचर, मिलिट्री सिस्टम बेस्ड ऑन वैसल्स। जी हाँ, फ्यूडल सिस्टम के अंदर एक ऐसा मिलिट्री सिस्टम डेवलप हुआ जहां पे ओवरऑल लॉर्ड्स और नोबल्स ने अपने इलाके को वैसल्स के बीच में बांट दिया, और ये वैसल्स को जब अपने इलाके के ऊपर कंट्रोल मिला तो इन्होंने प्रॉमिस किया अपने लॉर्ड और नोबल को कि जब भी जरूरत पड़ेगी भाई हम आपको मिलिट्री सर्विस देंगे, हमारे अंदर जितने भी घोड़े और सोल्जर्स हैं, आपको जब भी लड़ाई की जरूरत पड़ेगी आपकी सेवा में ये घोड़े सोल्जर्स हाजिर हो जाएंगे। और ये पर्टिकुलर सिस्टम बहुत एसेंशियल था यूरोप के डिफेंस के लिए मिडिल एजेस के समय पे। जब भी किसी एक पर्टिकुलर इलाके में अटैक होता था किसी लॉर्ड या नोबल के इलाके में, तो वो लॉर्ड और नोबल उनके अंदर जितने भी फीफ्स थे उनके वेसल्स को उनकी मिलिट्री के साथ बुलाते थे कि आओ हमारे लिए लड़ो।
फिर एक सोशल हायरार्की बनती थी इस फ्यूडलिज्म के सिस्टम में। इस सोशल हायरार्की में किंग सबसे ऊपर था, हालांकि किंग ज्यादातर केसेस में उतना ताकतवर होता नहीं था। किंग के पास खुद एक लॉन्ग परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी होती नहीं थी, उसकी ज्यादा चलती नहीं थी, उसका काम होता था कि मजे से बैठो। तो एक प्रकार का नॉमिनल किंग था वो। तो उस नॉमिनल किंग ने क्या किया कि नीचे अपने वैसल लॉर्ड्स बैठा दिए। वो लॉर्ड्स और फीफ्स, ये जो लॉर्ड्स और नॉबल्स थे, सबसे ऊपर किंग, उसके नीचे लॉर्ड्स और नॉबल्स। ये लॉर्ड्स और नॉबल्स असल राजा थे, इनके हाथ में असल ताकत थी। और इन लॉर्ड्स और नॉबल्स ने नीचे अपने बहुत सारे वेसल्स बैठा रखे थे। तो इस प्रकार की एक सोशल हायरार्की बनी हुई थी। और इस सोशल हायरार्की के हिसाब से ही लैंड की ओनरशिप वेसल्स के पास थी। और वेसल्स लिटरली अपने छोटे छोटे इलाकों में एकदम महाराजा टाइप जिया करते थे। जिसको चाहते थे जमीन देते थे, जिसको चाहते थे बिजनेस करवाते थे, जिसको चाहते थे नहीं करवाते थे। फिर अगला सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज। ठीक है, ये जो फ्यूडल सिस्टम था वो एक इकोनॉमिक एक्सचेंज का भी सिस्टम था, क्योंकि यहां पे ओवरऑल जो ऑब्लिगेशन का फुलफिलमेंट हो रहा था वो सर्विसेज और गुड्स के फॉर्म में हो रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल, जो लॉर्ड्स हैं, लॉर्ड्स ने और नॉबल्स ने नीचे अपने वेसल्स को जमीनें दे रखी हैं। ठीक है, कि इन जमीनों पे तुम राज करो, इन जमीनों की राजाशिप तुम्हारे हाथ में, लेकिन उसके बदले में गुड्स और सर्विसेज तुम हमें प्रोवाइड करोगे। अगर कल की डेट में मिलिट्री सर्विस की जरूरत है तो तुम अपने सोल्जर्स हमको भेजोगे। ओके, ग्रेन्स वगैरह तुम हमको समय समय पे भेजोगे, जो भी तुम्हारे यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह हो रहा है, और तुमको लैंड और प्रोटेक्शन हम देंगे। तो ऊपर का जो लॉर्ड और नॉबल था वो वैसे उसको बोलता था कि हम तुमको लैंड दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तुम्हारे इस इलाके में कोई और नहीं जाएगा, बदले में तुम हमको गुड्स और सर्विसेज दोगे, मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो ये था भाई ओवरऑल। तो आपको यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दिख गए। ये एलिमेंट्स बहुत जरूरी हैं अगर आप वर्ड हिस्ट्री के नोट्स बना रहे हो। तो ओवरऑल कौन से फीचर्स थे ऐसे फ्यूडलिज्म के जो कि बाकी सोशल स्ट्रक्चर से फ्यूडलिज्म को अलग करते थे? तो पहला, अ डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम। दूसरा, अ मिलिट्री सिस्टम बेस्ड ऑन वैसलेज। तीसरा, और सोशल हायरार्की। और चौथा, अ सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज। ये चार चीजें अगर आप जरूर लिख के आओगे, अगर आपसे फ्यूडलिज्म से रिलेटेड कोई सवाल सब्जेक्टिव पेपर में पूछा जाता है, फिर चाहे वो ऐसे में पूछा जाए या वर्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन से पूछा जाए। फिर आगे, feudalism was based on a hierarchical structure of society which each class had obligations and duties towards their superiors। तो feudalism के अंदर एक hierarchical structure है, सबसे ऊपर किंग, फिर आपका लॉर्ड्स नॉबल्स, फिर उसके नीचे वैसल्स, और वैसल्स के नीचे भी भाई बहुत प्रकार के काम करने वाले लोग थे, एग्रीकल्चरल किसान थे, धंधा करने वाले लोग थे। तो इस हायरार्की में सबसे ऊपर राजा था जिसके हाथ में लैंड थे। उन्होंने अपने नॉबल्स को और लॉर्ड्स को लैंड दिया। इन नॉबल्स और लॉर्ड्स ने अपने नीचे आने वाले वेसल्स को लैंड दिया। ठीक है भाई, तो ये जो वेसल्स थे ये लेसर नॉबल्स थे जो कि मिलिट्री सर्विस और लॉयल्टी प्रोवाइड करते थे अपने लॉर्ड्स और नॉबल्स को, और जो वो लॉर्ड्स और नॉबल्स थे वो सेवा प्रोवाइड करते थे जो सबसे बड़ा राजा था जो ऊपर बैठता था। ठीक है ना भाई। अब सबसे खास बात, द नाइट्स वर द वॉरियर्स हु फॉट फॉर देयर लॉर्ड्स एंड वेसल्स। अब समझिए, सबसे ऊपर किंग, किंग के नीचे आए आपके लॉर्ड्स नॉबल्स, दोनों को मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं। इसके नीचे आए वेसल्स, और वेसल्स के नीचे है नाइट्स, क्योंकि वेसल्स ने नीचे नाइट्स को रिक्रूट करके रखा हुआ है। ये जो नाइट्स हैं वो लड़ेंगे। ठीक है ना भाई। तो कह रहे हैं ना कि भाई जो लॉर्ड्स और नॉबल हैं वो वेसल को लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बगले में मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करेगा ये वेसल अपने लॉर्ड और नॉबल को। मिलिट्री सर्विस वो खुद जाके थोड़ा लड़ने लगेगा, वो नीचे प्रॉपर सोल्जर्स को रिक्रूट करेगा। तो वो जो सोल्जर्स थे इनको आप यहाँ पे नाइट्स बोल रहे हो। ये नाइट्स वही वॉरियर्स थे जो कि ओवरऑल वेसल्स और लॉर्ड्स के बिहाफ पे लड़ते थे अगर उनके ऊपर कोई अटैक हो जाता है। और सबसे नीचे आते थे पीजेंट्स। पीजेंट्स पॉपुलेशन की मेजॉरिटी थी, ये लैंड पे काम करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। जो एग्रीकल्चर से पैदावार होती थी वो ऊपर अपने वैसल वगैरह को देते होंगे। ठीक है ना, अपना रेंट प्रोड्यूस जो भी है। तो बेसिकली ओवरऑल यहाँ पे अब आपको पूरा का पूरा फ्यूडल हायरार्की नजर आ रही है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर फिगर में सबसे ऊपर है राजा, उसके नीचे है लॉर्ड जिसको मैं यहाँ पे नॉबल्स भी बोल रहा हूं, उसके नीचे आते हैं नाइट्स। अब बेसिकली नाइट्स को आप वेसल्स बोल सकते हो। कई बार केसेस में ऐसा होता था कि वेसल्स नाइट्स को हायर करता था, कई बार हम लोग वेसल्स को ही नाइट बोल देते थे। समझ गए बात को। और इन नाइट्स के नीचे आते थे पीजेंट सर्व्स। तो सबसे ऊपर है राजा, राजा के बिहाफ पे जो लॉर्ड्स हैं और जो नॉबल्स हैं वो असल ताकत होल्ड कर रहे हैं। लॉर्ड्स नॉबल्स ने नीचे वेसल्स को अपनी पावर बांट रखी है, जमीन बांट रखी है। अब वेसल्स बहुत सारे केसेस में खुद नाइट हुआ करते थे, खुद ही जाके लड़ते थे, मिलिट्री को लीडरशिप प्रोवाइड किया जाता था। कई बार केसेस में वेसल्स इन नाइट्स को हायर करते थे, प्रॉपर तरीके से रिक्रूट करते थे। और सबसे नीचे डाउन द लाइन हायरार्की में आते थे पीजेंट सर्व्स जो नीचे एग्रीकल्चर वगैरह प्रोवाइड करके
फूड और सर्विस प्रोवाइड करते थे, और इन पीजेंट सर्व्स को नाइट्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना भाई। फिर इन नाइट्स को, इन वेसल्स को लैंड कौन देगा, तो लैंड वेसल देगा, और ये नाइट्स पलट के प्रोटेक्शन और मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे लॉर्ड्स को, ठीक है ना। लॉर्ड्स को लैंड कौन देगा, किंग देगा, और किंग को मनी और नाइट्स कौन प्रोवाइड करेगा, लॉर्ड प्रोवाइड करेगा। तो एक प्रॉपर फ्यूडल हायरार्की यहां पे आपको बनी हुई नजर आ रही। अब फ्यूडलिज्म का ये जो सिस्टम था वो अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार से काम करता है। फ्यूडलिज्म वॉज नॉट लिमिटेड टू यूरोप, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये अलग अलग फॉर्म में अपने आप को मैनिफेस्ट करता था दुनिया के अलग अलग इलाकों में, जापान में, चाइना में, पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया में। जो कोर प्रिंसिपल था फ्यूडलिज्म का वो प्रॉपर कांस्टेंट था कि भाई एक्सचेंज होगा लैंड का मिलिट्री सर्विस से, ठीक है ना। और एक हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर यहां पे बनेगा, उसके स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन और नुएंसेस अलग अलग रीजन में अलग अलग हो सकते हैं, बट एक चीज कॉमन थी कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर तो यहां पे बन रहा था। ऊपर एक राजा है, उसने नीचे किसी और को ओवरऑल ताकत दे रखी, उसने फिर नीचे किसी और को और ताकत दे रखी, और इस प्रकार से हर लेवल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यूरोप की बात करो तो मिडिवल यूरोप में जो फ्यूडलिज्म था, it took shape as a response to the decline of centralized authority of the fall of Roman Empire. Local lords and nobles gained control over territories and granted fiefs to vassals in exchange for military support. तो medieval यूरोप में क्या हुआ कि जो फ्यूडलिज्म है ये कैसे डेवलप हुआ, रोमन अंपायर जब गिरा तो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी यूरोप के अंदर डिस्ट्रॉय हो गई। जो ऊपर राजा पहले तानाशाह की तरह बैठा था, अब वो वहां पे नहीं बैठा है, तो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं रही। तो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जब हटी, ऊपर नाम का राजा बैठा है, तो नीचे फ्यूडलिज्म डेवलप होना शुरू हुआ। लोकल लॉर्ड्स और नॉबल्स ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया टेरिटरीज का, और अपने अपने हिसाब से अपने वेसल्स को फीफ ग्रांट की, और ये वेसल्स फिर अपने टर्न में मिलिट्री सपोर्ट देते थे अपने लॉबल्स को, लॉर्ड्स को। तो फ्यूडल हायरार्की में किंग होते थे, नॉबल्स होते थे, नाइट्स होते थे, और पीजेंट्स होते थे, ठीक है ना। नाइट्स ने एक इंपॉर्टेंट, नाइट्स को यहां पे आप वेसल्स भी बोल सकते हो, जो मैं पहले वेसल्स बोल रहा हूं ना, वो यहां पे नाइट्स हो गए। ध्यान से आप इस पूरे लेक्चर को इंटरकनेक्ट करके पढ़ो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो नाइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते थे यूरोपियन फ्यूडलिज्म में, क्योंकि वो माउंटेड वॉरियर्स थे और प्रोटेक्टर्स थे। वो मिलिट्री ट्रेनिंग थी उनके पास, ओवरऑल एक पूरा का पूरा इलाका उनके कंट्रोल के अंदर था, तो वो अपने नीचे आने वाले पीजेंट्स को भी प्रोटेक्ट करते थे, और जब उनके नोबल या लॉर्ड को मदद की जरूरत पड़ती थी तो उनके लिए भी काम करने जाते थे। फिर अगला जापान का फ्यूडल सिस्टम देख लेते हैं। इसको आप शोगुनोट बोलते हो। इस फ्यूडल सिस्टम के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री गवर्नमेंट थी, जहां पे शोगुन के पास रियल पावर थी और कंट्रोल था पूरी कंट्री के ऊपर। एम्परर बस एक सिंबॉलिक फिगर था। जो रीजनल डायम्यो था, जिसको आप फ्यूडल लॉर्ड बोलते हो, इसके पास सिग्निफिकेंट टेरिटोरियल इंफ्लुएंस हुआ करता था। और ये जो दाम्यो था ना, दाम्यो, DAIMYO, हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो, आप समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूं, जिसको आप फ्यूडल लॉर्ड यहां पे बोल रहा हूं, इसको बहुत सारे समुराय वॉरियर सर्व करते थे। तो अब आप समझ सकते हो कि ऊपर है किंग, ठीक है ना, नीचे है ओवरऑल आपका फ्यूडल लॉर्ड। इस फ्यूडल लॉर्ड को आप यहां पे बोल रहे हो दाम्यो। इस फ्यूडल लॉर्ड के नीचे आते हैं आपके नाइट्स। नाइट्स को यहां पे समुराय वॉरियर्स बोला जा रहा है। तो समुराय वॉरियर्स डामियो की सेवा करते थे इन रिटर्न फॉर लैंड। ये डामियो इन समुराय वॉरियर्स को लैंड देता था, ठीक है ना। लैंड को शोन बोला जाता था जापानी सोसाइटी में। शोन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए ये पर्टिकुलर समुराई वॉरियर्स अपने दामियों की सेवा करते थे, और बदले में ये समुराई वॉरियर्स दामियों को ओवरऑल मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे। दामियों उनको लैंड और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। जापान का जो फ्यूडल सिस्टम था, इसके अंदर एक यूनिक इंफेसिस था ऑनर, लॉयल्टी और कोड ऑफ बोशिडो। ये कोड ऑफ बोशिडो दोस्तों क्या है, तो ये कोड ऑफ बोशिडो यहां पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर आप देखो तो ये जापान की ओवरऑल फ्यूडल स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर तरीके से नजर आ रहा है। इस जापान के फ्यूडल स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर आपको एम्परर नजर आ रहा है। ही वॉज एट द टॉप ऑफ जापानी सोसाइटी, बट इसके पास कोई काम की ताकत हुआ नहीं करती थी। इनके सामने बस लेडीज वगैरह नाचा करती थी, ठीक है ना। ये बैठ के हुक्का वगैरह पिया करते होंगे, ठीक है। तो ये मजे में थे। एक्चुअल आप कह लो टॉप पे एम्परर था, लेकिन एम्परर के हाथ में ज्यादा ताकत थी नहीं। एम्परर के नीचे आता था शोगुन, ठीक है ना। ये था एक्चुअल रूलर जापान का। शोगुन के साथ काम करते थे दामियो। दामियो वेल्दी लैंड ओनर्स हुआ करते थे। तो कई बार शोगुन को और दामियो को आप इंटरचेंजेबली यूज करते हो, बट कभी कभी शोगु और दामियो अलग होते थे, क्योंकि दामियो एक्चुअली में वेल्दी लैंड ओनर्स थे और शोगुन रूलर था। कई बार दोनों सेम हो जाते थे। तो शोगुन और दामियो एक पर्टिकुलर
आप कह लो ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं। ये शगुन और डामियो के पास एक्चुअली में लैंड की ओनरशिप थी और ये लैंड बांटा करते थे समुराई वॉरियर्स को। समुराई वॉरियर्स जापान के वॉरियर्स हुआ करते थे। ये समुराई वॉरियर्स मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड किया करते थे किसको? शोगुन को और दामियो को, और बदले में शोगुन और दामियो इनको लैंड प्रोवाइड किया करते थे। और इन समुराई फाइटर्स के नीचे आते थे पीजेंट्स और आर्टिसेंस और मर्चेंट्स। पीजेंट्स और आर्टिसेंस और मर्चेंट्स ये बेसिकली वर्किंग क्लास थी आपकी जापान की, ये काम वगैरह में इन्वॉल्व हुआ करते थे। तो इस प्रकार से फ्यूडलिस्टिक सिस्टम काम करता था जापानीज सोसाइटी का। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अब यहां पे कोड ऑफ बोशीडो क्या है? तो भाई बोशीडो लॉयल्टी, ऑनर, रिस्पेक्ट, करेज, ऑनेस्टी और राइटियसनेस का एक कोड हुआ करता था जापानी सोसाइटी में। ये बेसिकली वे ऑफ वॉरियर बोलते थे, कोडक्स ऑफ समुराई बोला जाता था इसको फ्यूडल जापान में, जो कि लॉयल्टी, ऑनर और मार्शल आर्ट्स की इंपॉर्टेंस को दिखाता था। बोशीडो फिलॉसफी ये बोलती थी कि आपको मौत से नहीं डरना है और अपनी हिम्मत से लड़ते लड़ते अपने कॉज के लिए मर भी जाना है। लेकिन इस पर्टिकुलर बोशीडो कोड को बहुत बार इसलिए क्रिटिसाइज किया गया कि ये तो ह्यूमन लाइफ की रिस्पेक्ट ही नहीं करता। इस बोशीडो कोड के अंदर 7 प्रिंसिपल्स आते थे: राइटियसनेस, लॉयलिटी, ऑनर, रिस्पेक्ट, आगे है आपका ऑनेस्टी, करेज और कंसिस्टेंसी। ठीक है भाई, तो ये जापानीज फ्यूडलिज्म था। ठीक है, उसका चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना के अंदर जो फ्यूडलिस्टिक सिस्टम था, इट वाज मार्क्ड बाय पावरफुल लैंडलॉर्ड्स एंड एरिस्टोक्रेट्स रूलिंग ओवर लार्ज fiefdoms। यूरोपियन फेडरलिज्म से अलग था, क्योंकि चाइना के अंदर यह फ्यूडलिस्टिक सिस्टम धीरे धीरे सेंट्रलाइज्ड पावर की तरफ चला गया जब किन और हैन डायनेस्टीज डेवलप हुई चाइना के अंदर। यूरोप के अंदर इतनी बड़ी डायनेस्टीज डेवलप नहीं हुई, तो बेसिकली यूरोपियन फ्यूडलिज्म में और चाइनीज फ्यूडलिज्म में फर्क है, क्योंकि चाइना का फ्यूडलिज्म धीरे धीरे बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया, यहां पे पावरफुल किन और हैन डायनेस्टीज आ गई। अब साउथ एशिया की बात करते हैं। साउथ एशिया के अंदर भी फ्यूडलिज्म ने अपना एक्सप्रेशन दिखाया है बहुत सारे अलग अलग मीडियल किंगडम्स और एम्पायर्स में। साउथ एशिया में फ्यूडल लॉर्ड्स को बहुत सी जगहों पे जमींदार या जागीरदार बोला जाता था। इनफैक्ट जमींदार जागीरदार तो भाई आपने भी सुना होगा। आज की डेट में तो हम लोग कभी भी जमींदार जागीरदारों के उस इन्फ्लुएंस को नहीं समझ सकते जो इन्फ्लुएंस पहले के जमानों में एग्जिस्ट करता था, चूंकि इनके पास एक्सटेंसिव टेरिटरीज हुआ करती थी और बड़े तादाद में जो लोकल पॉपुलेशन थी ना, उनके लिए राजा मतलब जमींदार जागीरदार, और उनके लिए कोई राजा था ही नहीं। समझ गए? तो यूरोपियन फ्यूडलिज्म की तरह लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विस एंड लॉयल्टी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, राजा मानसिंह। अब राजा मानसिंह अकबर के अंदर काम करते थे। राजा मानसिंह क्या थे? जमींदारी तो थे, वो जागीरदारी तो थे, अकबर के बिहाफ पे जमीन ही तो थी उनके पास, तभी तो वो अपने लोकल इलाके में राज कर रहे थे। बट रिपोर्टिंग अकबर को थी। अकबर को अगर मिलिट्री सर्विस की जरूरत है तो राजा मानसिंह अपनी आर्मी लेके जाएंगे। समझ गए बात को? तो मुगल एम्पायर जो था इंडिया के अंदर, उसके पास भी एक कॉम्प्लेक्स फ्यूडल सिस्टम था जिसमें पावरफुल रीजनल नॉबल्स थे और मिलिट्री कमांडर्स थे। लेकिन कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर सेंट्रलाइज था। अकबर के अंदर, औरंगजेब के अंदर, जहांगीर के अंदर, शाहजहां के अंदर, ये मुगल अंपायर में राजा को आप कमजोर नहीं बोल सकते। वो राजा बहुत ताकतवर था। वो राजा इतना ताकतवर था कि वो अपने दम पे चाहे तो जमींदार जागीरदारों को बदल भी सकता था, और जल्दी जमींदार जागीरदार इन राजाओं से पंगा लेते नहीं थे। कुछ जगहों पे ओवरऑल विद्रोह हो जाया करते थे, जिनको क्रूएली क्रश भी कर दिया जाता था। ओवरऑल मुगलों को तो दौड़ा दौड़ा के एक ही ने मारा है, और वो है मराठा। खैर वो एक अलग इवेंट है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर, साउथ एशिया में भी, और इंडिया नहीं बोलना चाहिए, साउथ एशिया बोलना चाहिए, क्योंकि उस समय पे साउथ एशिया में पाकिस्तान वगैरह सब आ जाते थे। तो मुगल अंपायर के अंदर पावरफुल जागीरदार वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, अब हम फ्यूडलिज्म के कनेक्ट को एग्रीकल्चर के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर ने एक सेंट्रल और क्रूशियल रोल खेला है फ्यूडलिस्टिक सिस्टम में। यह बैकबोन बना एंटायर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का। ज्यादातर जो आबादी थी फ्यूडल सोसाइटीज में, वो या तो पीजेंट्स थे या सर्फ्स थे, क्योंकि ये लोग काम करते थे उस जमीन पे जो कि लॉर्ड्स और नॉबल्स द्वारा ओन की जाती थी। इनका जो लेबर था वो फंडामेंटल था पूरे फ्यूडल इकोनॉमी को चलाने में, क्योंकि एक्चुअली में पैसा इसी पर्टिकुलर लेबर, इसी एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन से निकल के आ रहा था। ये जो पीजेंट्स थे जमीन के ऊपर काम करते थे, फूड जनरेट करते थे, गुड्स जनरेट करते थे, उससे उनका खुद का सब्सिस्टेंस भी चलता था, आसपास लोग भी खाते, तो यही अनाज एज अ टैक्स अकबर बादशाह या जो भी दूसरे राजा वगैरह हुआ करते थे उनके पास भी भेजा जाता था। तो ये जो सरप्लस प्रोडक्शन होता था ना एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में, इसके कुछ सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स थे फ्यूडल स्ट्रक्चर के ऊपर। वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स क्या थे, ये आपको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना है। पहला, फीडिंग द फ्यूडल एलीट।
जो एग्रीकल्चरल सरप्लस था ये फूड और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता था, और इन्हीं रिसोर्सेज के दम पे जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल थी नोबल्स की, लॉर्ड्स की, वो मेंटेन होती थी। तो ओवरऑल ये अलाउ करता था नॉबल्स को और लॉर्ड्स को कि वो बड़े बड़े रेटिन्यू रख सके। अब आप बोलोगे सर रेटिन्यू क्या होता है? तो रेटिन्यू बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ ट्रेवल करते हैं उसको हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो पहले जब राजा का काफिला चलता था उसमें कई सारे हाथी, ओवरऑल उनके दास, उनके कुक, ये सब जाते थे। तो रेटिन्यू ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि ओवरऑल एक इंडिविजुअल की सेवा में तत्पर हैं और ओवरऑल उस इंडिविजुअल के साथ मूव करेंगे ग्रुप में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सेवा देने के लिए। तो लॉर्ड्स और नॉबल्स जब कहीं जाते थे तो बड़े बड़े रेटिन्यूज अपने साथ लेके जाते थे। मिलिट्री कैंपेन की फंडिंग, ओवरऑल ये जो एग्रीकल्चरल पीजेंट्स हैं, सर्व्स हैं, इनके आप कह लो लेबर के दम पे प्रोड्यूस होती थी। कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज में भी जो ओवरऑल रिसोर्सेज थे वो पीजेंट्स और सर्फ ही पैदा करते। तो जमीन के ऊपर काम करके ये पीजेंट्स और सर्फ्स वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और रिसोर्सेज पैदा करते थे जिसके दम पे जो फ्यूडल एलीट थे, नॉबल्स, लॉर्ड्स, राजा, ऐश मारते थे। फिर अगला, मेंटेनिंग मिलिट्री फोर्सेस। ये जो सरप्लस प्रोडक्शन किया जाता था ना इन पीजेंट्स और सर्फ्स के द्वारा, इस सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के दम पे ही नाइट्स को और सोल्जर्स को खाना मिलता था, और नाइट्स और सोल्जर्स को रिसोर्सेज भी ओवरऑल इसी एक्सेस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के दम पे ही मिलते थे। तभी ओवरऑल वो अपने लॉर्ड्स के अंदर काम करते थे। तो लॉर्ड्स और वेसल्स को खाने पीने के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मिलते थे सोसाइटी में ऐश मारने के लिए, वो इसी सरप्लस प्रोडक्शन के दम पे मिलते थे जो कि पीजेंट्स और सर्व्स करते थे उन जमीन के ऊपर खेतीदारी करके जो कि वेसल्स द्वारा ओन्ड होती थी। So having well felt and equipped military forces were crucial was for the lords to protect their territories and maintain their authority. अगला, एक्सट्रैक्शन ऑफ टैक्सेस एंड रेंट्स। भैया जो लॉर्ड्स होते थे ना वो टैक्सेस कहां से लेते थे? तो जो सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकल रहा था ना वही तो टैक्स और रेंट था। तो ओवरऑल एक पर्टिकुलर लैंड से अगर मान लो एग्रीकल्चर की पैदावार हुई तो जो एग्रीकल्चर करने वाला जो पीजेंट सर्फ है उसको तो थोड़ा बहुत एक धान चावल दे दिया जाएगा, बोलेगा जाओ अपने घर पे जाके खिला पिला लो लोगों को। लेकिन जो बाकी था थोड़ा वैसल अपने पास रख लेगा। बाकी वैसल टैक्स के तौर पे नॉबल्स और लॉर्ड्स को भेज देगा ऊपर, वो नॉबल्स और लॉर्ड थोड़ा बहुत ऊपर राजा के पास भेज देंगे। तो ये जो टैक्सेस और रेंट थे वो सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से ही निकाले जाते थे, और इस सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का क्रेडिट पीजेंट्स को जाता है। तो ये पीजेंट्स ही नॉबल्स को प्रोवाइड करते थे विद अ स्टेबल इनकम, और ओवरऑल इसी स्टेबल इनकम के दम पे ये जो नॉबल्स थे वो अपने अलग अलग मिलिट्री वेंचर्स और बाकी प्रकार के जो वेंचर्स और ऐश वगैरह सोसाइटी में करते थे उससे ही फंडिंग होती थी। फिर अगला, फ्यूडल्स हिरार्किकल स्टेबिलिटी। ये जो एक्सेस सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था इसके दम पे हिरार्किकल स्टेबिलिटी बनी हुई थी, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल सरप्लस था ये एक स्टेडी और प्रेडिक्टेबल फ्लो ऑफ रिसोर्सेज दे रहा था। तो फ्यूडल हिरार्की बड़ी हुई थी। किंग ने नीचे लैंड को दे रखा है नोबल और लॉर्ड को, लॉर्ड ने नीचे दे रखा है वेसल को, वेसल नीचे पीजेंट से काम करा रहा है। अब जब तक ये पीजेंट्स एक्सेसिव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते रहेंगे तब तक रिसोर्सेज पैदा होते रहेंगे। तो वेसल का भी पेट भरा है, नोबल लॉर्ड्स का भी पेट भरा हुआ है, किंग्स का भी पेट भरा हुआ है। अब जब सबका पेट भरा हुआ है तो सब शांति से बैठे हैं, एक स्टेबल सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बना हुआ, समझिए। और जब ये स्टेबिलिटी टूटती थी तो काफी बवाल होता था, वो आगे हम धीरे धीरे करके देखेंगे। मैंने इसके बारे में मिडिल हिस्ट्री में भी आपसे बात की सतीश चंद्रा में। फिर बात करते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ फ्यूडलिज्म की। यहां पे आपको ओवरऑल नोट्स में इन हेडिंग्स को इनकॉर्पोरेट करना है। पहला पॉजिटिव इंपैक्ट था फ्यूडलिज्म का सोशल स्टेबिलिटी। फ्यूडलिज्म प्रोवाइड करता था सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल अपहेवल। समझिए, ऊपर कोई सेंट्रलाइज्ड बहुत इफेक्टिव या पावरफुल राजा नहीं बैठा है। ऐसे समय पे नीचे केओस हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, वायलेंस हो सकता है। तो एक स्टेबल और शांत सोशल ऑर्डर को स्थापित कर पाना, इस पॉलिटिकल और सोशल अपहेवल को अवॉइड करने के लिए सोशल स्टेबिलिटी लेके आ पाना, ये फ्यूडलिज्म के दम पे हो रहा था। तो ये जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर था वो क्लियर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तय करता था अलग अलग क्लासेस के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को कम करता था, कोऑपरेशन को प्रमोट करता था। अगला, डिफेंस एंड प्रोटेक्शन। जो फेडरलिज्म है वो ऑफर करता है एक डिसेंट्रलाइज्ड डिफेंस सिस्टम, जहां पे जो लोकल लॉर्ड्स थे और वेसल्स थे इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपनी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करें। इस अरेंजमेंट के अंदर सिक्योरिटी और डिफेंस बना हुआ था एक्सटर्नल थ्रेट से, क्योंकि समझिए किंग ऊपर है, नीचे लॉर्ड और नोबल है, इसके नीचे बहुत सारे वेसल्स हैं। अब किसी भी एक वेसल के ऊपर बाहर की एक्सटर्नल टेरिटरी से अटैक होता है तो ओवरऑल ये जो
वेसल है वो दौड़ा दौड़ा नोबल लॉर्ड के पास जाएगा, नोबल लॉर्ड इन सारे वेसल्स की आर्मी सपोर्ट को मंगाएगा और फिर एक्सटर्नल थ्रेट से लड़ाई होगी। तो डिफेंस एंड प्रोटेक्शन का एक प्रॉपर सिस्टम इस फ्यूडलिज्म के अंदर बना हुआ था। फिर अगला लैंड डेवलपमेंट। फ्यूडल लॉर्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते थे इन डेवलपिंग एंड इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल लैंड्स, क्योंकि इनको पता है कि इसी पर्टिकुलर लैंड से आने वाले एक्सेसिव सरप्लस रिसोर्सेस के थ्रू ही आप अपनी वेल्दी लाइफस्टाइल्स को प्रमोट कर सकते हो। तो भाई अब एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करना पड़ेगा, इरिगेशन प्रमोट करना पड़ेगा, तो इसमें इन्वेस्ट करते थे ये लोग पैसा। इससे इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती थी और इकोनॉमिक ग्रोथ होती थी। फिर अगला कल्चरल प्रिजर्वेशन। फ्यूडलिस्टिक सोसाइटीज एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी और कल्चरल प्रिजर्वेशन वाला भाव लेके आते थे। जो लोकल लेवल पे लॉर्ड्स थे वो लोकल लेवल पे अपनी बादशाहत को स्थापित करने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को दिखाने के लिए आर्ट को सपोर्ट करते थे, आर्किटेक्चर लिटरेचर को सपोर्ट करते थे, जिसके दम पे उस रीजन का कल्चर प्रिजर्व होता था। फिर अगला फ्यूडल जस्टिस। ये फ्यूडल जस्टिस सिस्टम एक लोकलाइज्ड और एक्सेसिबल फॉर्म ऑफ जस्टिस लेके आता था आम लोगों के लिए। जो डिस्प्यूट्स थे और कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो लोकल लेवल पे सॉल्व करते थे, फास्टर और मोर प्रैक्टिकल जस्टिस होता था। तो फ्यूडल जस्टिस सिस्टम में ऑब्वियस सी बात है वहां का जो वैसल होगा उस वैसल की बहुत चलेगी। वो वैसल हो सकता है धर्म के हिसाब से और ओवरऑल रीजनल मान्यताओं के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, उनके लोकल एंशिएंट थॉट प्रोसेस के हिसाब से कुछ लीगल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करे, वो खुद भी वहां पे चेयर करे और डिस्प्यूट्स को एक हार्मोनियस वे से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। फिर अगला निगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ फ्यूडलिज्म। पहला निगेटिव इंपैक्ट है सोशल इनइक्वालिटी। फ्यूडलिज्म परपेचुएट करता था एक रिजिड सोशल हायरार्की को, जिसके चलते एक सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी बनती थी पावर में, क्योंकि जो ऊपर का रूलिंग एलाइट है वो तो बहुत ज्यादा ताकतवर है और नीचे का जो पीजेंट्री है वो तो भाई दूसरे के ओन लैंड पे जाके बस खेती बाड़ी करेगा और खेती बाड़ी इतनी मेहनत करने के बाद उसको थोड़ा सा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिल जाएगा। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन बनता था, एक रिजिड सोशल हायरार्की बनती थी जिसके अंदर रूलिंग एलीट के पास बहुत ज्यादा ताकत है और बहुत ज्यादा दौलत है, बेशुमार दौलत है, बेशुमार पैसा है, और पीजेंट्री के पास लिटरली कुछ भी नहीं है। इस इनइक्वालिटी के चलते सोशल मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होती थी, लोअर कॉसेस के लिए जो अपॉर्चुनिटीज थी वो कम होती थी, और नीचे के तबके से इंसान कोई सोचे कि मैं उठ के ऊपर पहुंचूंगा तो इस बात के चांसेस बहुत कम। अगला एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स। पीजेंट्स और सर्व्स को अक्सर कर रूलिंग क्लास द्वारा एक्सप्लॉयटेशन को झेलना पड़ता। देखिए बहुत नेचुरल टेंडेंसी है, अगर आपके हाथ में लिमिटलेस अनचेक्ड पावर दे दी जाएगी और आपके पास कंट्रोल दे दिया जाएगा किसी पर्टिकुलर तबके का, तो आप बाउंड हो कि आप उस पर्टिकुलर तबके को एक्सप्लॉइट करो, आप अंदर से कितने भी अच्छे हो। समझ गए? तो भैया एक्सेस सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए टैक्सेस और रेंट्स ज्यादा वसूल करने के लिए अक्सर कर पीजेंट्स को और सर्व्स को मारा जाता था, लताड़ा जाता था, परेशान किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था रूलिंग क्लास के द्वारा। इन पीजेंट्स और सर्व के पास बहुत कम बचता था अपना खुद का घर बार और पेट पालने के लिए। फिर लिमिटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। फ्यूडल इकोनॉमी प्राइमरी एग्रेरियन थी, उनमें ना इनोवेशन था ना ही किसी प्रकार का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, वो बस लैंड ओनरशिप और एग्रीकल्चर पे फोकस करती थी। ट्रेड कॉमर्स पे उतना फोकस था नहीं उनका, जिसके चलते इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम थी। अगला फ्यूडल वॉरफेयर एंड स्टेबिलिटी। जो फ्यूडल सोसाइटीज थी देवर प्रोन टू फ्रीक्वेंट वॉरफेयर एंड पावर स्ट्रगल्स। कई बार क्या होता था कि लॉर्ड और वेसल्स में आपस में बनती नहीं थी, तो क्या हुआ कि लॉर्ड ने एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वेसल बनाया, बाद में वेसल ने उतना पैसा भेजा नहीं जितना लॉर्ड ने एक्सपेक्ट किया था, तो लॉर्ड ने दूसरे वेसल से बोला कि तुम इस वेसल के इलाके को कब्जा लो। आपने देखा है ना मिर्जापुर के अंदर वो त्रिपाठी के कॉम्पिटिटर शुक्ला होते हैं दूसरी जगह पे, तो वो शुक्ला मांडवली कर रहे होते हैं, तो हमने आपके पिताजी को हफ्ता नहीं दिया तो दूसरे को बोल दिया कि अब तुम इनके इलाके में दारू बेचो। तो ये मॉडर्न फॉर्म में हमारे सीरियलों में आजकल डेट में दिखाया जा रहा। किसी ने मिर्जापुर देखा होगा तो समझ में आएगा। तो कुछ उस समय पे भी ऐसा होता था कि भाई लॉर्ड ने पहले किसी एक इलाके के वैसल को अपॉइंट किया, बाद में वो वैसल लॉर्ड के इच्छा अनुसार सामान नहीं भेज रहा है, तो उस लॉर्ड ने दूसरे वैसल को बोला कि जाओ इसके इलाके में तुम कब्जा करो। अब वो वैसल इतनी आसानी से तो अपनी कुर्सी छोड़ेगा नहीं, लड़ने लगेगा, जिसके चलते डेली लाइफ इनसिक्योरिटी होती थी, इंस्टेबिलिटी थी, लड़ाई हो रही है, जंगे हो रही हैं, आपस में लड़ मर जा रहे हैं। समझ गया? फिर नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फ्रीडम। एक और कमी थी इस फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी की कि जो पीजेंट्स और सर्व्स थे वो लैंड के साथ बंधे हुए थे। वो एक लैंड को छोड़ के, एक वेसल के लैंड को छोड़ के दूसरे वेसल के या दूसरे लॉर्ड के एस्टेट में या लैंड में जाके काम नहीं कर सकते। मतलब उनकी मजबूरी है, अगर वो कहीं बंध गए हैं तो फिर उनको वहीं बंधे रहना है, वो उसको छोड़ के कहीं और नहीं जा सकते। उनके पास खुद की मतलब कहीं मोबिलिटी की फ्रीडम नहीं थी।
कहीं और जाके गुलामी करने की भी फ्रीडम नहीं थी, एक ही जगह उनको गुलामी करनी है। तो इनकी पर्सनल फ्रीडम्स बहुत हद तक लिमिटेड थी, इनकी लाइफ सब्जेक्ट थी टू द विम्स ऑफ रूलिंग एलीट। नेक्स्ट, लैक ऑफ सोशल प्रोग्रेस। फ्यूडलिज्म ने सोशल प्रोग्रेस को और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को हिंडर किया। लॉयल्टी और ओबीडियंस टू सुपीरियर्स पे बहुत ज्यादा यहां पे एम्फेसिस दिया गया। इंडिविजुअल इनिशिएटिव और इनोवेशन को डिस्करेज किया गया। ठीक है, अब भाई लीगेसी क्या है आज की डेट में फ्यूडलिज्म की? उस समय के फ्यूडलिज्म ने आज की डेट में क्या छोड़ा है, आज की डेट के सिस्टम्स पे उस समय के फ्यूडलिज्म का क्या इंपैक्ट है? पहला, सेंट्रलाइज्ड स्टेट्स और नेशन स्टेट्स। भाई देखिए, फ्यूडलिज्म डिक्लाइन पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ सेंट्रलाइज्ड स्टेट्स एंड नेशन स्टेट्स। फ्यूडलिज्म जब डिक्लाइन हुआ तो ऑब्वियस सी बात, उसकी जगह क्या आएगा? या तो सेंट्रलाइज स्टेट्स आएंगे या नेशन स्टेट्स आएंगे। एक ऐसे स्टेट्स जहां पे एक सेंट्रलाइज लीडरशिप है, वो लीडरशिप डिक्टेटोरियल भी हो सकती है, वो लीडरशिप आपकी डेमोक्रेटिक भी हो सकती है। तो भाई ओवरऑल धीरे धीरे करके जब फ्यूडलिज्म डिक्लाइन हुआ, शुरुआत में पावरफुल मोनार्कीज ने अपनी अथॉरिटी को रीस्टैब्लिश किया, फ्यूडल टेरिटरीज के ऊपर अपना कब्जा जमाया और एक यूनिफाइड और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उन्होंने बनाया। तो कहीं ना कहीं हम डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूडल स्ट्रक्चर्स की तरफ से सेंट्रलाइज्ड नेशन स्टेट्स की तरफ चले, और इसके साथ साथ ही हम चले मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस की तरफ, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन जैसे सिद्धांत आज की डेट में हमें देखने को मिला करके। फिर अगला, फ्यूडल हेरार्कल इन्फ्लुएंसेस। देखिए, फ्यूडलिज्म के हायरार्किकल स्ट्रक्चर ने सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम्स को भी अफेक्ट किया जो बाद में आए हैं। तो आइडिया था ना हायरार्किकल सोसाइटी का, जहां पे क्लियर डिवीजन ऑफ पावर और अथॉरिटी देखने को मिलता था, उसने कहीं ना कहीं सोशल नॉर्म्स और पावर डायनेमिक्स को सब्सिक्वेंट पीरियड्स में अफेक्ट किया। आज की डेट के मॉडर्न सोसाइटीज में भी आपको ये हायरार्किकल इन्फ्लुएंसेस कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज और सोशल स्टेटस में नजर आते हैं। उस समय के जो जमींदार थे, जो जागीरदार थे, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो आज की डेट में बहुत हद तक आपको इन्फ्लुएंशियल नजर आएंगे, और उनके दिमाग में वो इन्फ्लुएंस आज की डेट में बैठा है। कुछ लोग तो आज की डेट में, आज के मॉडर्न जमाने में भी सोचते हैं कि भैया हम तो जमींदारों के वो रवंश, मतलब हमारे तो वंशज जमींदार थे, तो हम तो राजा टाइप के हैं। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में भी अगर आप देखोगे तो पहले के जमाने में जो भी अमीर थे, आज की डेट में भी ज्यादातर अमीर आपको वही दिखेंगे, क्योंकि उनकी कितनी भी जमीन छीन लो, बहुत सारी जमीनें उनके पास रह गई थी। तो अपॉर्चुनिटी वाइज, सोशल स्टेटस वाइज, जिनके पूर्वज या वंशज बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे, वो आज की डेट में बहुत हद तक ताकतवर हैं, और कुछ हद तक इस प्रकार के सिस्टम्स बहुत दबे हुए फॉर्म में आज भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर अगला, लैंड ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी राइट्स। फ्यूडलिज्म का जो लैंड टेन्योर सिस्टम था ना, इसने इन्फ्लुएंस किया कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स को और लैंड ओनरशिप को। द आइडिया ऑफ लैंड बीइंग granted in exchange for loyalty and service to a superior authority still resonates in modern property laws and ownership structures. The evolution of land ownership from feudal grants to private property contributed to the development of modern capitalist economy. तो ऑथर यहां पे कह रहा है कि पहले लॉयल्टी के आधार पर, ठीक है ना, कि आप कितना किसी दूसरे के प्रति लॉयल हो, आपको लैंड दिया जाता था और उसके बदले में आप उसको सर्विस देते थे। आज की डेट में भी मॉडर्न प्रॉपर्टी लॉज में और ओनरशिप स्ट्रक्चर्स में लॉयल्टी के आधार पर, आपकी काबिलियत के आधार पर ओवरऑल एसेट्स आपको ग्रांट किए जाते हैं। तो ऐसा कहना है कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में जिस प्रकार के फ्यूडलिज्म के अंदर लैंड ग्रांट के स्ट्रक्चर हुआ करते थे, दुनिया के बहुत से हिस्सों में ऐसे लैंड ग्रांट के स्ट्रक्चर्स आज की डेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स वाला आपका सिस्टम निकल के आया है मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में, ये ओवरऑल आप कह सकते हो कि एक एक्सटेंशन है फ्यूडलिज्म के अंदर जो लैंड अलॉटमेंट का सिस्टम था उसके हिसाब से। मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो अपने दम पे प्रॉपर्टी राइट्स प्राइवेट रखे हैं, मतलब उन्होंने अपने प्रॉपर्टी के ऊपर एक पर्टिकुलर लैंड इलाके को अपना खुद का बना लिया। कहीं ना कहीं फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में भी ऐसा ही था कि टैलेंट के आधार पर, औकात के आधार पर, ओवरऑल आपकी लॉयल्टी के आधार पर आपको लैंड एलोकेट किया जाता था। तो कुछ कुछ हद तक कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में भी ऐसा ही हो रहा है। फिर इन्फ्लुएंस ऑन लीगल सिस्टम्स। फ्यूडलिज्म ने लीगल सिस्टम्स के ऊपर भी इंपैक्ट डाला है, खासकर कस्टमरी लॉ में एंड डेवलपमेंट ऑफ एन अर्ली लीगल कोड्स में। फ्यूडल ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक प्रेसिडेंट स्टैब्लिश करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स के लिए, जिसने बाद में एवोल्यूशन ऑफ लीगल सिस्टम्स और रूल ऑफ लॉ को डिफरेंट सोसाइटीज में इन्फ्लुएंस किया। तो पहले के समय पे ओवरऑल फ्यूडलिज्म ने जो इंपैक्ट डाला है लीगल सिस्टम्स पे, वो इंपैक्ट आज के भी डेट के लीगल सिस्टम्स में कुछ हद तक हमको नजर आता है। उस समय के नियम कानूनों को कुछ हद तक आज के नियम कानून के कोर्ट्स में भी इंप्लीमेंट किया गया। फिर इंपैक्ट ऑन क्लास एंड सोशल मोबिलिटी। फ्यूडलिज्म की सोशल हायरार्की ने एक लास्टिंग इंपैक्ट डाला है क्लास डिविजन्स के ऊपर, सोशल मोबिलिटी के ऊपर।
फ्यूडल एरा ने रिजिडली डिफाइन कर रखे थे सोशल रोल्स एंड पोजीशंस को। इसके कुछ रेमिनेंट्स आज की डेट कह लीजिए या फिर लेटर सोसाइटीज कह लीजिए, उसके हायरार्किकल स्ट्रक्चर में पड़ा। वैसे तो देखा जाए तो बेसिकली इंडिया जैसी कंट्रीज में डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, तो फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट आज की डेट में इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता। बट आप चाइना में चले जाओ तो चाइना के अंदर एक डिक्टेटर सरकार चलती है, और उस डिक्टेटर सरकार में फ्यूडलिस्टिक सोशल हायरार्की के कुछ रेमिनेंट्स आज की डेट में आपको देखने को मिले हैं। तो कुछ लिमिटेड सोसाइटीज के अंदर आपको फ्यूडलिज्म वाली सोशल मोबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शंस और क्लास डिविजन्स आज भी देखने को मिलेंगे। समझ गए? मॉडर्न टाइम्स में सोशल मोबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज अपवर्ड मोबिलिटी के लिए हिस्टोरिकल क्लास डिस्टिंक्शंस पे आधारित हो सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक सोसाइटीज में, नॉर्थ कोरिया, चाइना को आप इसका एग्जांपल मान सकते हो। वैसे तो दबे शब्दों में देखा जाए तो यूएस और इंडिया जैसी प्रोग्रेसिव कंट्रीज में भी ये एग्जिस्ट करते हैं, बट उतने नुएंस्ड और उतने आप कह लो क्लियर मैनर में एग्जिस्ट नहीं करते। फिर नेक्स्ट, फ्यूडल लिगेसी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। भाई फ्यूडलिज्म ने पॉलिटिकल फिलोसफी के ऊपर भी इंपैक्ट डाला है। स्कॉलर्स जैसे थॉमस हॉबस, जॉन लॉक ने फ्यूडल नोशंस ऑफ सोवरेनिटी, अथॉरिटी, इनके ऊपर अपनी राय लिखी, एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन द राइटिंग्स ऑन पॉलिटिकल थ्योरी एंड गवर्नेंस। तो थॉमस हॉबस और जॉन लॉक के जो फ्यूडल नोशंस है, सोवरेनिटी के, अथॉरिटी के, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के, इनकी स्टडीज को आज भी स्टडी किया जाता है। इनकी स्टडीज बहुत हद तक फ्यूडलिस्टिक सिस्टम्स पे बेस्ड थी। ठीक है भाई, तो पॉलिटिकल फिलोसफी में भी हमको फ्यूडल लीगेसी देखने को मिली है, जो कि कहीं ना कहीं आज की डेट में भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स करंट डे और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिस्टम्स को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या बताया जा रहा है? फ्यूडलिज्म एंड मॉडर्न पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स। फ्यूडलिज्म को कंपेयर भी किया जा सकता है और कॉन्ट्रास्ट भी किया जा सकता है मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम से। इनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को हाईलाइट भी किया जा सकता है। जैसे फ्यूडलिज्म में लैंड ओनरशिप और मिलिट्री सर्विस इंपॉर्टेंट होती थी, लेकिन मॉडर्न सिस्टम में यही चीज मनी और मार्केट एक्सचेंज ने करना शुरू कर दिया। तो इसको आप कंपैरिजन भी देख सकते हो, इसको आप कॉन्ट्रास्ट भी दे सकते हो। तो जो चीज फ्यूडलिज्म में लैंड ओनरशिप और मिलिट्री सर्विस करती थी, मॉडर्न सिस्टम में मनी और मार्केट एक्सचेंज करता है। फ्यूडलिज्म हायरार्किकल था, अनइक्वल था। मॉडर्न सिस्टम्स को इगैलिटेरियन और मेरिटोक्रेटिक कहा जाता है। बट इंडिया में कितनी भी मॉडर्निटी हो, यूएस में कितनी भी मॉडर्निटी हो, कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी तो एग्जिस्ट करती है। कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा अमीर, ताकतवर और इन्फ्लुएंशियल नजर आएंगे, कुछ लोग आपको दबे हुए, पिछड़े हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली फ्यूडलिज्म का वो एस्पेक्ट एग्जिस्ट तो करता ही है। उसकी वजह आप कुछ और बता सकते हो कि हाँ भाई वो ज्यादा मेरिट वाला नहीं है, कम पढ़ा लिखा है इसलिए पीछे है, वो जो भी आप बोलो। फ्यूडलिज्म बहुत हद तक पहले लोकल और फ्रैगमेंटेड था, लेकिन मॉडर्न सिस्टम ग्लोबल और इंटीग्रेटेड है। मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज आज की डेट में पूरे यूरोप में, एशिया में और आपका नॉर्थ अमेरिका में प्रोग्रेस कर रहे हैं। फ्यूडलिज्म स्टैटिक और रिजिड था, जबकि मॉडर्न सिस्टम डायनेमिक और फ्लेक्सिबल है। फ्यूडलिज्म पर्सनल था और रेसिप्रोकल था। पर्सनल बेसिस पे लॉर्ड्स, नोबल्स अपने वेसल्स के साथ, नाइट्स के साथ डील करते थे, लेकिन मॉडर्न सिस्टम बहुत हद तक इम्पर्सनल है, कॉन्ट्रैक्चुअल है। फिर बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म की। देखिए, फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, जिसको बहुत सारे फैक्टर्स ने इन्फ्लुएंस किया और धीरे धीरे इसका होल्ड सोसाइटी के ऊपर से हट गया। पहली वजह है ग्रोथ ऑफ सेंट्रलाइज स्टेट्स। जैसे जैसे पावरफुल मोनार्कीज ने रीइमर्ज किया, उन्होंने अथॉरिटी को सेंट्रलाइज किया और मोनार्च के अंदर पावर को कंसोलिडेट किया। इन सेंट्रलाइज स्टेट्स ने एक ज्यादा एफिशिएंट और कोहेसिव फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस प्रोवाइड किया कंपेयर टू डिसेंट्रलाइज फ्यूडल सिस्टम। तो मोनार्च ने एक्चुअली में लोकल लॉर्ड्स और वेसल्स के इन्फ्लुएंस को खत्म कर दिया, फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर को ही खत्म कर दिया। फिर अगला, चेंजेस इन वॉरफेयर। भाई एडवांसमेंट इन वॉरफेयर पूरी दुनिया में देखने को मिले। गन पाउडर का डेवलपमेंट हुआ, नई मिलिट्री टैक्टिक्स का डेवलपमेंट हुआ, डायनामिक्स ऑफ कॉम्बैट बदल गए। तो फ्यूडल नाइट्स जो कि पहले ओवरऑल कंजर्वेटिव तबके से लड़ा करते थे और बैकबोन थे मीडिवल वॉरफेयर के फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में, ये फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट और कंजर्वेटिव मिलिट्री टैक्टिक वाले, तो फ्यूडल नाइट्स ओवरऑल नई वॉरफेयर की टेक्निक के साथ लड़ ही नहीं पाए। समझ गए? ओवरऑल नई मोनार्कीज के अंदर मॉडर्न और प्रोफेशनल स्टैंडिंग आर्मीज बनाएगी, उनके सामने टिक नहीं पाए फ्यूडल नाइट्स। तो शिफ्ट इन मिलिट्री कैपेबिलिटीज भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल थी फ्यूडल मिलिट्री स्ट्रक्चर्स की गिरने की वजह से। फिर मनी बेस्ड, भैया मनी बेस्ड, करेंसी बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम शुरू हुआ। जैसे जैसे ओवरऑल ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा, नए टाइम्स डेवलप हुए, रूट्स एक्सपेंड हुए ट्रेड के, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होने लगे। फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में क्या होता था कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज है। ऊपर का लॉर्ड आपको नीचे लैंड दे रहा है भरोसे में, और आप उसको बदले में गुड्स सर्विसेज, एक्सेस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और मिलिट्री सर्विस दे रहे हो। तो करेंसी का कोई सिस्टम ही नहीं था और आपका सिस्टम पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। सेंट्रलाइज्ड मोनार्की में ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा दिया गया।
करेंसी का डेवलपमेंट हुआ। तो गुड्स और सर्विसेज के आधार पर एक्सचेंज नहीं हो रहा था, अब करेंसी के आधार पर एक्सचेंज हो रहा था। ये मनी बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम ने भी कब्र खोद दी फ्यूडलिस्टिक सिस्टम्स की। कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स देखते हैं, जैसे मैग्ना कार्टा की बात करो 1215 की। ये एक सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है इंग्लिश हिस्ट्री का, एक क्रूशियल स्टेप था इन चैलेंजिंग द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द इंग्लिश मोनार्च। इस मैग्ना कार्टा ने किंग्स की पावर को लिमिट कर दिया और एस्टैब्लिश कर दिया कि भई जो किंग भी है, जो राजा भी है इंग्लैंड का, वो भी सब्जेक्ट टू लॉ है। इस इवेंट ने सिग्नल किया अ शिफ्ट टुवर्ड्स मोर राइट्स फॉर लॉबर्स एंड ग्रेजुअल इरोजन ऑफ फ्यूडल अथॉरिटी। तो पहले राजा हुआ करता था, राजा के नीचे नोबल लॉर्ड हुआ करते थे, उनके नीचे ओवरऑल आपके वेसल्स हुआ करते थे। अब मैग्ना कार्टा के अंदर हुआ क्या कि किंग को भी सब्जेक्ट टू द लॉ कर दिया और जो नोबल्स थे और लॉर्ड्स थे उनको ज्यादा अकाउंटेबल कर दिया। अब ज्यादा अकाउंटेबल कर दिया तो नीचे के वेसल्स के पास अनहिंडर्ड पावर नहीं बची, ठीक है ना। तो फ्यूडल अथॉरिटी इन मैग्ना कार्टा जैसे कानूनों के चलते धीरे धीरे डाइल्यूट होती गई, क्योंकि मैग्ना कार्टा जैसे कानून लॉ की बात करते थे और ओवरऑल वेसल्स अनलॉफुल तरीके से कुछ भी करते थे अपने इलाके में, जो कि मैग्ना कार्टा के हिसाब से हो नहीं सकता। फिर 100 ईयर्स वॉर्स 1337 से 1453, एक 100 ईयर्स वॉर लड़ा गया इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट था जिसने स्ट्रेन कर दिया फ्यूडल मिलिट्री स्ट्रक्चर्स को। जो पहले लॉन्ग बोमैन और क्रॉस बोज इस्तेमाल किए जाते थे वॉर में, वो ओवरऑल ज्यादा इफेक्टिव प्रूव हुए ट्रेडिशनल फ्यूडलरी कैवलरी चार्जेस से। तो फ्यूडल कैवलरी, फ्यूडल नाइट्स जिस प्रकार से अपने सोल्जर्स से लड़ा करते थे, उससे ज्यादा इफेक्टिव लॉन्ग बोमैन और क्रॉस बो से लड़ने का तरीका निकल गया है। इसके चलते नाइट्स और फ्यूडल मिलिट्री टैक्टिक्स की जो इंपॉर्टेंस थी सोसाइटी में और मिलिट्री कंटेक्स्ट में, वो कम होती गई। फिर अगला है ब्लैक डेथ 1347 से 1351। डिवास्टेटिंग इंपैक्ट आया ब्लैक डेथ नाम के एक पैंडेमिक का, जिसने पूरे यूरोप को तबाह करके रख दिया। एक लेबर शॉर्टेज यहां पे आ गई, कम लेबर की वजह से लेबर की वैल्यू बढ़ी और पीजेंट्स ज्यादा बेटर कंडीशंस और वेजेस डिमांड करने लगे। तो ट्रेडिशनल फ्यूडल ऑब्लिगेशंस टूट गए। पहले क्या होता था कि आप किसी एक पर्टिकुलर फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में किसी एक लैंड के साथ जुड़े हो तो वहीं काम करोगे। अब ब्लैक डेथ की वजह से बहुत सारा लेबर मर गया, तो लेबर की डिमांड पूरे देश में से आने लगी, तो लेबर्स के पास यहाँ पे बहुत सारे अल्टरनेटिव आ गए। वो अपने ओरिजिनल लैंड ओनर को छोड़ के दूसरी जगह भागने लगे। तो ब्लैक डेथ ने भी ओवरऑल ऐसे इवेंट्स को क्रिएट किया, ऐसी कंडीशंस को क्रिएट किया कि पहले जो लेबर फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में एक लैंड ओनर के साथ जुड़े हुए थे, उनके सामने बहुत सारे एवेन्यूज और अपॉर्चुनिटीज खुली, ऑप्शंस और अल्टरनेटिव्स खुले। तो बेसिकली जो लेगेसी है फ्यूडलिज्म की, डीपली एम्बेडेड है इन द फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम्स एंड सोशल स्ट्रक्चर्स। बहुत सारी सोसाइटीज बहुत हद तक इवॉल्व कर चुकी हैं, फ्यूडल एरा से बहुत ज्यादा आगे आ चुकी हैं, लेकिन फ्यूडल एरा कहीं ना कहीं उनके काम करने के तरीके को आज भी शेप करता है, कुछ हद तक गवर्न करता है। इसलिए लास्टिंग इंपैक्ट ऑफ फ्यूडलिज्म को समझना बहुत जरूरी है, तब जाके हम एक्चुअली हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स क्या हैं आज के सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम्स में, इनको समझ पाएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एवोल्यूशंस को आज की डेट में हम पूरी तरीके से समझ पाएंगे। तो फ्यूडलिज्म का लेक्चर आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना। इसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर, बहुत तरीके से मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों। जो लोग YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं, बाकी वीडियो वर्ड हिस्ट्री की कोर्स को देखने के लिए आप मेरे मेंटरशिप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या वर्ड हिस्ट्री का अलग से कोर्स स्टोर सेक्शन में अवेलेबल है मेरी वेबसाइट www.harshitdidi.com पे या ऐप पे, वहां पे फॉलो